गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, है ना जी। तो अभी हम लोग कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं बच्चों डॉट प्रोडक्ट का, है ना। तो एक वीडियो और है आपका डॉट प्रोडक्ट में, उसके बाद हम लोग कल से क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट में एनसीईआरटी सारा क्वेश्चन कर लिए थे ना, और अदर क्वेश्चन भी कर लिए थे। तो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन और लेके आए बच्चों जो कि डॉट क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉट क्लास कह रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो आज हम सब उसको डील कर लेंगे। चलिए ठीक है। तो क्वेश्चन आपके साथ, पहला क्वेश्चन आपको बच्चों रिटन डाउन है ना। रिटन डाउन है क्वेश्चन क्या है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर। अच्छा, ये एक वेक्टर है जिसका स्केलर प्रोडक्ट किसके साथ, विथ ए यूनिट वेक्टर along the sum of the vector 2i cap 4j cap minus 5k cap and lambda I cap 2j cap plus 3k cap is equal to 1। अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। अच्छा, यहाँ पे हमने निकालना बच्चों फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा है निकालना, यानी कि इसका ये जो वेक्टर है, इसका वेक्टर इस दोनों के सम के यूनिट वेक्टर, इस दोनों के सम के यूनिट वेक्टर के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसका वैल्यू 1 आता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी सबसे पहले आपको इसको सम करना पड़ेगा। सम करने के बाद इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कीजिए। यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के बाद इसके साथ उसको मल्टीप्लाई कीजिए, डॉट प्रोडक्ट कीजिए, और डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1। तो पूछ रहा है हमें लेमडा का वैल्यू। तो हमें क्या पूछ रहा है बच्चों, लेमडा का वैल्यू। तो आप सब लोग को पता है कि यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम इन दोनों को हम लोग पहले सम करते हैं। लेट मान लेते हैं उसको बी वेक्टर, है ना। एक सेकंड के लिए उसको बी वेक्टर मान ले, तो सम करते हैं। तो सम करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2 प्लस लेमडा आई कैप, है ना, 4 प्लस 2 6 जे कैप माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2 के कैप, ये आ जाएगा। आपको यहाँ पर कोई दिक्कत किसी को भी, है ना। हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। अब आप लोग अपने खुद से लिखिए, जैसे कि यहाँ पे प्रोसेस भी होता है बच्चों लिखने के लिए। तो सबसे पहले इसको ए मानिएगा, फिर बी मानिएगा, और इसको फिर ऐड करके लिखिएगा, है ना। तो आप प्रोसेस वाइज एंट्री कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट बता देते हैं, ठीक है। तो बी वेक्टर आपके पास कितना हो गया, ये हो गया। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा इसका, यूनिट वेक्टर होगा 2 प्लस, है ना, डिवाइड बाई अंडर रूट 2 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। क्या ये सही है ना। डायरेक्ट हम यूनिट वेक्टर निकाले। आप सब लोग को पता है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो सर यूनिट वेक्टर हमारा होता है बी का यूनिट वेक्टर बी वेक्टर डिवाइड बाई बी का मॉडुलस, है ना। कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो हम यहाँ से यूनिट वेक्टर निकाल लिए। तो यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या आ गया, 2i कैप 2 प्लस लेमडा आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप डिवाइड बाई 2 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों। यानी कि हमें पहले यूनिट वेक्टर निकालना था इन दोनों का सम करके। तो इन दोनों का सम करके हम यूनिट वेक्टर निकाल लिए। अब क्या करा, स्केलर प्रोडक्ट इसका और इसके यूनिट वेक्टर, यानी इन दोनों का अगर हम स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो जो वैल्यू आता है वो 1 आता है। जो वैल्यू आता है बच्चों वो क्या आता है, 1 आता है। चलिए देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट। इसको सपोज कर लेते हैं ए आई कैप जे कैप के कैप। ए और बी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, सॉरी डॉट प्रोडक्ट ना, वेक्टर बोलो। यहाँ पे तो हम लोग बेसिकली लेंगे यूनिट वेक्टर काउंट करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यूनिट वेक्टर काउंट करेंगे। तो इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका ए वेक्टर हमारे पास क्या है, आई कैप जे कैप के कैप मल्टीप्लाई बाई ये सारा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस लेमडा आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप डिवाइड बाई, इसको डायरेक्ट लिखे बच्चों, 4 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर प्लस 4 लेमडा और 6 36 और 4 40। इसको डायरेक्ट हम लिख देते हैं 40। कोई खास दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व तो करना ही है ना, इसको सॉल्व तो करना ही है। तो अब इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे बच्चों। तो हम जानते हैं आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे के साथ के के साथ, बाकी सबका तो कहानी खत्म है। तो अगर आई अच्छा, इसका प्रोडक्ट कितना दिया हुआ बच्चों, 1। दोनों का स्केलर प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ। दोनों का स्केलर प्रोडक्ट कितना बच्चों, 1 मेंशन कर दिया था, यहाँ पे हम 1 लिख लिए। अब मल्टीप्लाई करते हैं आई इंटू ए 2 प्लस लेमडा जे इंटू 6 माइनस 2, है ना, यानी 2 प्लस लेमडा प्लस 6 माइनस 2 आ गया, यहाँ पे डायरेक्ट आ गया। और इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कितना आ गया, 44 प्लस लेमडा का स्क्वायर प्लस 4 लेमडा, है ना। तो इसको इधर लिख दिए। अंडर रूट ये हमारे पास कितना, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, यानी क्या हो गया, लेमडा प्लस 6 शिफ्ट हो गया। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास क्या आ गया बच्चों, लेमडा प्लस 6। तो ये उधर जाकर स्क्वायर हो जाएगा, तो उसका स्क्वायर कर देते हैं डायरेक्ट।
44 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा इजकल टू इसका स्क्वायर होगा लेमडा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 लेमडा, लेमडा स्क्वायर कैंसिल। हाँ 44 में से 36 माइनस करते हैं इधर और 12 में से 4 माइनस करते हैं, यहाँ से आ जाएगा 8 इक्वल टू 8, यानी 8 इक्वल टू क्या आ गया बच्चों आपके पास 8 लेमडा आ गया, यानी कि लेमडा का वैल्यू अगर आप निकालना चाहें लेमडा का वैल्यू आ गया 1, लेमडा का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 1। तो ये बेसिकली नॉर्मल कैलकुलेशन क्वेश्चन था। क्या बच्चों क्या कैसा क्वेश्चन था ये? नॉर्मली क्या था कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, जिसमें क्वेश्चन में साफ लिख दिया था कि हमको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, तो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, किसका डॉट प्रोडक्ट? तो इन दोनों के सम का यूनिट वेक्टर का, इन दोनों के सम का किसका बच्चों? यूनिट वेक्टर का। तो हम सम निकाले, यूनिट वेक्टर निकाले, दोनों प्रोडक्ट किए, प्रोडक्ट किस तरह से? इसका वैल्यू 1 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई किए, लेमडा का वैल्यू काफी इजी से फाइंड आउट हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका लेट बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप एंड सी वेक्टर बी 2, ये क्या बच्चों? परपेंडिकुलर, क्या बच्चों? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वेक्टर टू ईच अदर इन xy प्लेन, फाइंड ऑल वेक्टर इन द सेम प्लेन, फाइंड ऑल वेक्टर इन द सेम प्लेन हैविंग प्रोजेक्शन 1 and 2 along with b वेक्टर एंड c वेक्टर। अच्छा, इसमें क्वेश्चन बहुत क्लियर बच्चों, क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट में क्या क्या है कि xy प्लेन में ये एक वेक्टर है, ठीक है, xy प्लेन में क्या है? ये एक वेक्टर है और इसके परपेंडिकुलर c एक वेक्टर है ना। तो अब वहां पे ऐसा वेक्टर बताइए, वहां पे एक ऐसा वेक्टर बताइए जिस पर b पे प्रोजेक्शन पड़े, वेक्टर का b पे प्रोजेक्शन पड़े तो उसका प्रोजेक्शन 1 आए, और उसी वेक्टर का c पे प्रोजेक्शन पड़े तो उसका वैल्यू 2 आए। यानी कि अच्छा ऑल वेक्टर भी पता करना है, यानी कि ढेर सारा वेक्टर होगा, जो भी वेक्टर होगा, यानी कि वैसा वेक्टर पता करना है इन xy प्लेन, वैसा वेक्टर पता करना इन xy प्लेन जिसका प्रोजेक्शन अगर b पे पड़े तो प्रोजेक्शन लेंथ, ये क्या दिया बच्चों? प्रोजेक्शन लेंथ, प्रोजेक्शन लेंथ का वैल्यू 1 आए, और c पे पड़े तो उसका प्रोजेक्शन लेंथ कितना है? 2 आए। प्रोजेक्शन लेंथ कितना है बच्चों? 2 है। तो प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर है ना कि प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है कि किसका उसका परछाई पड़ना। जैसे तुम ध्यान देखिए, अगर हम इसका डायरेक्ट स्टार्ट करें, डायरेक्ट आपको बनाने के लिए जाएं, सबसे पहले ए और बी का बी और सी का लिख लेते हैं। ये हो गया बी वेक्टर, ये हो गया सी वेक्टर, सॉरी यहाँ पे नहीं लिख सकते, यहाँ पे लिख सकते हैं। एक आपके पास हो गया बच्चों क्या? बी वेक्टर, एक आपके पास क्या हो गया बच्चों? सी वेक्टर, है ना। अब क्या है, हम ध्यान दीजिए, एक ऐसा वेक्टर लेते हैं, ये हमारा क्या है? आर वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है कि जिसका प्रोजेक्शन बी पे भी पड़ रहा है, जिसका प्रोजेक्शन सी पे भी पड़ रहा है। लेट सपोज इट, अगर आप लाइट यहाँ से दोगे, लाइट यहाँ से अगर आप दो रहे हो तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे पड़ेगा, मतलब परछाई, प्रोजेक्शन का मतलब क्या हो रहा है? परछाई। तो लाइट अगर यहाँ से प्रोवाइड करोगे तो इसका प्रोजेक्शन सी पे पड़ेगा, बट अगर लाइट यहाँ से आएगा तो आर का प्रोजेक्शन बी पे पड़ेगा। तो यही कह रहा है कि ऐसे कितने वेक्टर होंगे कि इस आर का प्रोजेक्शन बी पे 1 यूनिट आए और सी पे कितना यूनिट आए? 2 यूनिट आए। सी पे कितना बच्चों आए? 2 यूनिट आए। तो इसको आप कैसे सॉल्व कीजिएगा? इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो कैसे कीजिएगा? तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या लिखिएगा? लेट आर वेक्टर को सपोज कर लूँ। अच्छा, आर वेक्टर को जब भी सपोज करोगे तो बच्चों 2 ही कंपोनेंट, क्यों? क्योंकि एक्स वाई में काम कर रहे हैं हम लोग, जेड में तो काम कर ही नहीं रहे हैं। तो आपके पास क्या लिखेंगे? एक्स आई कैप वाई जे कैप। क्या कोई खास दिक्कत? नहीं। चलिए अब पहले बी का काम कर लेंगे, पहले सी का काम कर ले। चलो पहले बी का ही काम कर लेते हैं, है ना। पहले अगर हम बी का काम करते हैं तो बी प्रोजेक्शन, ये लेंथ ऐसा करते हैं, इसका नाम देते हैं ए बी सी, ये तो वेक्टर है ना, सी वेक्टर। ए बी नहीं देते हैं, पी क्यू आर नाम देते हैं, पी क्यू आर कैपिटल में। सबसे पहले लेंथ ऑफ पी क्यू का लेंथ क्या होगा बच्चों? लेंथ ना पूछ रहे हैं, हाँ, तो पी क्यू लेंथ लिखते हैं। तो पी क्यू का लेंथ क्या होगा? अगर ये थीटा है 1 सेकंड के लिए, अगर क्या बच्चों ये थीटा है, तो पी क्यू का लेंथ होगा हमारा, देखो आर का मॉडुलस कॉस थीटा, बताने की आवश्यकता नहीं है, सब चीज बताया जा चुका है इसमें आपको, है ना, बताया गया ना ये कि आपके पास थीटा कैसे निकलेगा। अरे देख लो ना, नहीं भी बताया गया तो देख लो, क्या दिक्कत है। ये अगर थीटा है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका क्या है? आर मॉडुलस, यानी कि आर का मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे ये आर का मैग्नीट्यूड है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो ए बी सी, तो हमारे पास होता है बी सी अपॉन ए बी इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? बी सी अपॉन ए बी, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो आपके पास सिर्फ क्या निकालना है? आपको निकालना है बी सी का वैल्यू। बी सी का वैल्यू क्या होगा? ए बी कॉस थीटा। ए बी की जगह पे क्या है? आर थीटा।
तो बी से क्या होगा आर कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं ना है, तो इसमें हम डायरेक्ट बता सकते हैं। तो पी क्यू का वैल्यू क्या हो गया आपके पास आर कॉस थीटा, है ना। और साथ ही साथ ये दे दिया है कि पी क्यू का जो लेंथ है बी वेक्टर पर जो लेंथ है उसका प्रोजेक्शन कितना 1 है, बी वेक्टर पर जो प्रोजेक्शन है वो कितना 1 है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना, आर कॉस थीटा लिख देते हैं। ये आर सिर्फ हमारा क्या मैग्नीट्यूड को डिनोट कर रहा है, आर किसको डिनोट कर रहा है, मैग्नीट्यूड को डिनोट कर रहा है। चलिए एक तो यहाँ से हो गया इक्वेशन। सी का बात करते हो, तो अगर ये थीटा है तो ये हमारा सी साइन थीटा हो जाएगा, जिसको हम लिखेंगे आर क्यू। ये क्या हो जाएगा बच्चों सी साइन थीटा हो जाएगा। तो आपके पास इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना, कि सी पे जो प्रोजेक्शन बन रहा है वो कितना यूनिट है 2। तो 2 का वैल्यू इसको लिख लेते हैं आर साइन थीटा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं ना, हम आर का वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ से आर का वैल्यू निकाल लेते हैं। आर का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। देखो अगर इसको स्क्वायर करके ऐड करो, इसको स्क्वायर करके ऐड करो, काम बन जाएगा ना, स्क्वायरिंग 1 प्लस स्क्वायरिंग 2। दोनों को स्क्वायर करके क्या करना है बच्चों ऐड कर देना है। तो इसका स्क्वायर 1 प्लस 4 और ये आर स्क्वायर कॉमन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी है ना, यानी आर स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया 5, क्योंकि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, यानी √5 इक्वल टू आर। आर का मॉडुलस आपके पास कितना आ गया बच्चों √5, यानी इसका मॉडुलस आया है। इसका क्या है बच्चों मॉडुलस आया √5, वेक्टर नहीं आया। हमें वेक्टर निकालना है, हमें जो फाइंड आउट करना है वो वेक्टर निकालना है। तो वेक्टर निकालने के लिए हम अब कंपोनेंट की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि वेक्टर तभी निकलेगा जब हमको एक्स और वाई मतलब कंपोनेंट के फॉर्म में उसको प्रोडक्ट करेंगे तभी। ये तो अभी हम कंपोनेंट के फॉर्म में नहीं प्रोडक्ट करते, तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में था, तो अब कंपोनेंट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अरे याद करो पी क्यू को ही लो ना, पी क्यू को कंपोनेंट के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। आर कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, क्या है आर वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यही था ना। अगर इसको हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लिखे तो ये नहीं, तो फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्यों, ये दोनों को कंपेयर करो देख लो। सर आप नहीं लिख सकते आर वेक्टर बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, देखो यही चीज है ना कि आर और बी का अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आर वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा आता है। तो इसको अगर हम इधर लिख देते हैं तो आपके पास दोनों चीज तो सेम ही है ना। इसलिए अब इसके तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से भी कुछ ना कुछ इक्वेशन आ जाएगा। तो यहाँ से भी कुछ ना कुछ इक्वेशन आएगा, तो चलते हैं इसके तरफ। पी क्यू का वैल्यू 1, आर वेक्टर कंपोनेंट में हम कर रहे हैं बच्चों। अब जो भी काम कर रहे हैं हम किस में कर रहे हैं, कंपोनेंट में कर रहे हैं। यहाँ पे अभी तक कंपोनेंट में नहीं किए थे, यहाँ पे जो आ रहा था जैसे हो रहा था वैसे कैलकुलेशन करते जा रहे थे। अब हमको कंपोनेंट में करना जरूरी है, तभी हम एक्स और वाई का वैल्यू निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे ये हो गया। बी वेक्टर क्या है बच्चों, बी वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप। इसका मॉडुलस 5 हो जाएगा ना, हाँ 5 है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 i के साथ मल्टीप्लाई हो गई ये, तो 3x और 4y। चलो एक इक्वेशन और आ गया, यानी कि 3x प्लस 4y इक्वल टू 5। और यहाँ से आपके पास आ गया, देखो आर का फैक्टर, तो इसको एक और ऐड करो ना। आर क्या है आपका, आर है मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर, तो इसको आप लिख सकते हो। या फिर इसको हाँ ऐसे ही रहने दो ना, ये भी यही रहने दो। आर स्क्वायर क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बात आया समझ में, हम यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं, बात को समझ में आ रहा है। यहाँ पे आर का हम लोग निकाल दिए मैग्नीट्यूड। ये आर स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर मैग्नीट्यूड का बात करता है ना। जैसे किसी भी वेक्टर का स्क्वायर करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो मैग्नीट्यूड का ये स्क्वायर हो गया। तो मैग्नीट्यूड इसका कितना था, मैग्नीट्यूड था क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 5 आ गया। अब आ गया 5 इक्वल टू 3x प्लस 4y स्क्वायर। क्या यहाँ से एक्स और वाई का सॉल्व हो सकता है, यहाँ से आप एक्स वाई सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या कीजिएगा आप, सब्स्टिट्यूशन मेथड ही अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। देखते हैं 5 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का वैल्यू ये है, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक काम करते हैं इसको इधर लाते हैं। 5 माइनस 4y इक्वल टू 3x, है ना। होल स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग करने पे आएगा 25 प्लस 16 बाई स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 40 बाई, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर। लेकिन x स्क्वायर की जगह पे हम पुट कर देंगे 5 माइनस बाई स्क्वायर, 5 माइनस बाई स्क्वायर। आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इसके बाद आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, क्योंकि बाई का वैल्यू आप यहाँ सब निकाल सकते हैं बच्चों। और बाई का एक वैल्यू नहीं, 2 वैल्यू आएगा। बाई का एक वैल्यू नहीं, कितना वैल्यू आएगा बच्चों, यहाँ से 2 वैल्यू आएगा। दोनों वैल्यू आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, कि हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा।
हो जाएगा ना कैलकुलेट जी, है ना। 16/² है माइनस 40/, है ये आपके पास क्या हो जाएगा 45 माइनस 9/²। इसको सॉल्व करें ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो जब सॉल्व कर लीजिएगा तो आपके पास x और y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा एक -1 और एक y का वैल्यू हो जाएगा 11/5। और जब x का वैल्यू y का वैल्यू आएगा -1 तो x इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 2, है ना। और अगर y का वैल्यू आएगा 11/5 तो x का वैल्यू आ जाएगा -2/5। यहाँ तक क्लियर है आप सभी लोग को। देखिए बच्चों कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन खुद से कीजिए, है ना, कैलकुलेशन खुद से कीजिए। हमारा काम है कॉन्सेप्ट बताना, कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर है। तो x और y की जब वैल्यू आ जाएगा तो आपके पास वेक्टर क्या क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा 2i कैप माइनस j कैप, एक तो ये वेक्टर हो गया, और एक वेक्टर होगा -2i5i कैप प्लस 11/5 j कैप, यानी 2i कैप माइनस j कैप, है ना। और जो दूसरा वेक्टर है -2i5i कैप प्लस 11/5 j कैप। क्लियर कॉन्सेप्ट। एक बार फिर से इसको रिकैप कर देते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, क्वेश्चन बहुत अच्छा था। क्या कह रहा था बच्चों कि एक्स वाई प्लेन में सिर्फ बात करना है हमको। एक्स वाई प्लेन में सर ऐसा वेक्टर पता कीजिए जो बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन 1 बना रहा हो और सी वेक्टर पे प्रोजेक्शन 2 बना रहा हो, है ना। और साथ ही साथ बी और सी एक दूसरे क्या परपेंडिकुलर है। तो हम क्यों ना इसका फिगर बनाए, तो फिगर बनाए तो बी का प्रोजेक्शन का लेंथ हम यहाँ पे लिखें, ठीक है, और पी क्यू का लेंथ यहाँ लिखें और आर क्यू का लेंथ यहाँ लिखें। पी क्यू का वैल्यू 1 दिया हुआ है, बी वेक्टर पर प्रोजेक्शन का लेंथ क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो और cos थीटा था। और आर क्यू यानी सी वेक्टर पे भी प्रोजेक्शन का लेंथ दिया हुआ है। यहाँ से हम आर निकालें यानी r² निकल गया, तो r² जैसे निकल गया तो हमारे पास एक बेनिफिट निकल गया कि सर r² तो r वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा इसका मतलब r² का वैल्यू 5, यानी कि r का मैग्नीट्यूड क्या है x² + y² यानी 5, यानी कि यहाँ से एक इक्वेशन आ गया। मेन इक्वेशन तो यहाँ पे है ना। अच्छा उसके बाद हम लोग को एक इक्वेशन और चाहिए सॉल्व करने के लिए, इक्वेशन और रहेगा तभी सॉल्व होगा ना, क्योंकि यहाँ तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्वेश्चन आ गया, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्वेश्चन आ गया। तो इसके लिए हम क्या किए, हम पी क्यू को फिर से कंसिडर किए और इस बार कंसिडर किए हम लोग कंपोनेंट फॉर्म में। इस बार कंसिडर किए कंपोनेंट फॉर्म में, तो आर वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई बी का मैग्नीट्यूड। आर वेक्टर दिया हुआ एक सपोज किए थे जो xi बाई जे, और बी वेक्टर आपका दिया हुआ है डिवाइड बाई 5। यहाँ से हमें एक और इक्वेशन निकल गया, तब इन दोनों को हम सॉल्व किए हैं। ये दोनों को सॉल्व नॉर्मल सॉल्व है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम सॉल्व किए तो y का वैल्यू यहाँ से -1 और y का वैल्यू 11/5 आएगा। क्यों, क्योंकि y² है तो 2 आंसर तो आएगा ही आएगा। तो जब y का वैल्यू 1 रखेंगे तो x का वैल्यू 2 आएगा, y का वैल्यू 11/5 रखेंगे तो x का वैल्यू -2/5 आएगा। तो इससे जो वेक्टर जनरेट होगा ये दोनों आपका वेक्टर क्रिएट हो जाएगा। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर है आपको और बहुत अच्छे समझ में। तो चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो थोड़ा इजी ही है ना। इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। अच्छा उसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, अच्छी बात है। सो दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। अच्छा आपके पास 3 वेक्टर है बच्चों इस तरह से, है ना, 3 वेक्टर है, एक ये है एक ये है एक ये है, ठीक है। इसको आप मान लीजिए ए वेक्टर, है ना, ए वेक्टर बी वेक्टर, ये आपका हो गया सी वेक्टर। तो तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, और तीनों एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो मैग्नीट्यूड इक्वल है तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या मान लेते हैं एक सेकंड के लिए मान लिए कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या मान लिए के। अच्छा परपेंडिकुलर यानी कि डायरेक्ट बोल दिया है कि हम परपेंडिकुलर हैं, क्या समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। और क्या हो जाएगा, तीसरा भी लिख लो, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर यानी कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपका 0 हो जाएगा। तीनों का जो आपस में म्यूचुअल डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों 0, यानी ए डॉट बी 0 बी डॉट सी 0 और ए डॉट सी 0। अब जैसे आपको म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिखे डॉट प्रोडक्ट 0, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों 0, और ये सबका मैग्नीट्यूड सेम है। अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है ए बी सी, इसका हमको एंगल निकालना, मतलब ए बी सी एक वेक्टर है, ए बी सी क्या है वेक्टर है, कि हमको तीनों वेक्टर को ऐड करके एक वेक्टर फाइंड आउट किए और उस वेक्टर का इन तीनों से सेम है एंगल, यानी इक्वली इंक्लाइंड है। जो वेक्टर क्रिएट हुआ वो ए वेक्टर पे भी उतना ही एंगल बनाएगा, बी वेक्टर पे भी उतना ही एंगल बनाएगा और सी वेक्टर पे भी उतना ही एंगल बनाएगा, यानी एंगल सेम करना बच्चों, वेक्टर का एंगल सेम करना। देखो ध्यान से, यहाँ से अगर ये
कोई वेक्टर यहाँ पे और ये एक वेक्टर बना हुआ है, तो इसका एक्स एक्सिस के साथ यानी कि तीनों एंगल के साथ हमें चेक करना है, तीनों का एंगल के साथ क्या करना है बच्चों, चेक करना है। तो तीनों एंगल के साथ चेक करना है। अगर देखो ए बी सी अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो जाहिर सी बात है वो एक्स वाई जेड को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, है ना। ए बी सी अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो जाहिर सी बात है किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों, एक्स वाई जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक्स वाई जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी है ना। तो ये पूछा जा रहा है एक्स वाई जेड के इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड करने मतलब जो एंगल है वो तीनों का एंगल सेम है। एंगल क्या क्या होता था बच्चों, एंगल अल्फा बीटा गामा होता था, एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ। एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल होता था। इक्वली इंक्लाइंड है, इसका मतलब हमें अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा प्रूव करना है, एंगल नहीं प्रूव करना। इक्वली इंक्लाइंड मतलब एंगल प्रूव करना, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू क्या प्रूव करना बच्चों, गामा प्रूव करना। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन का क्लू पकड़ लिए कि सर यहाँ पे जो वेक्टर है वो उसमें आप प्रूव कर दीजिए कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। चलिए चलते हैं प्रूव करते हैं। तो जब हम इसको प्रूव करेंगे तो चलिए इसको कंसिडर करते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है ना। इस वेक्टर का हम स्क्वायर करते हैं। इस वेक्टर क्या करते हैं, स्क्वायर, यानी मॉडुलस का स्क्वायर ले लो ना, मॉड का स्क्वायर जनरली करते हैं इसका। तो मॉड का स्क्वायर क्या कहलाता है इसका, यानी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। क्या कहलाता है बच्चों, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। इसमें किसी को समझने में कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि अगर इसके मॉडुलस का स्क्वायर लेते हैं, किसी भी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर लेते हैं तो उस वेक्टर का क्या होता है, उस वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट, उस वेक्टर का उसी के साथ क्या होता है बच्चों, डॉट प्रोडक्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर ऑफ द वेक्टर। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर। अगर ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर कहते हैं तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, है ना, डायरेक्ट लिख दीजिए ए स्क्वायर। मॉड का स्क्वायर लिख दीजिए बी इंटू बी, बी स्क्वायर, सी इंटू सी, सी स्क्वायर। कोई खास दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब a इंटू बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या होता है हमारे पास, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही ना। तो इसका तो वैल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि ए डॉट बी 0, बी डॉट सी 0, ए डॉट सी 0। इस सब का भाई साहब का तो कहानी खत्म हो गया, इधर तो कहानी खत्म हो गया ना। इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं, सोचना है इधर जब सोचने नहीं है तो कहानी खत्म करो। यानी कि अब हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, है ना, ए प्लस बी प्लस सी। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा बच्चों, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना है, के, तो सबका मैग्नीट्यूड के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इसको उधर कर देते हमारे पास क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड √3 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा बच्चों, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आ गया बच्चों, √3 आ गया। अब हमें निकालना है कॉस अल्फा अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। तो क्यों ना हम डायरेक्ट अब कॉस अल्फा की बात करें। तो कॉस अल्फा क्या था, याद करो, कॉस अल्फा अगर आपको निकालना है तो कॉस अल्फा एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वही ना बच्चों। ये आपके पास एक्स एक्सिस है ना, ये आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये आपके पास वेक्टर है ना, मॉडुलस इसका मतलब मैग्नीट्यूड है। और ये आपका वेक्टर क्या था, ए वेक्टर था, है ना, ये आपका क्या था, ए वेक्टर है। तो ए वेक्टर के साथ जो एंगल बनता है, ए वेक्टर के साथ यानी एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते थे, अल्फा बोलते थे, अल्फा बोलते थे ना। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा जो हो जाएगा ए मॉडुलस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, है ना। तो इसको हम वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यानी कि कॉस अल्फा इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, के, इसका वैल्यू क्या है देखो, ए मॉडुलस के, और इसका मॉडुलस क्या है, √3 के। कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं है। कॉस बीटा क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस बीटा का अगर हम बात करें, कॉस बीटा यानी कि बाई एक्स के साथ, है ना, बाई एक्स के साथ हमारा होगा, बाई एक्स के साथ हमारा क्या बन रहा है, बी वेक्टर बन रहा है। तो बी वेक्टर जिस तरह से हमारा इसका बना, जिस तरह से इसका प्रोडक्ट बना उसी तरह से हम उसका लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है कि कॉस बीटा हमारे पास, अरे देख लो ना, यही ये आपके पास बीटा है, इसके बाद अब बाई एक्सिस है। तो ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और ये आपका क्या था, बी वेक्टर था। तो कॉस बीटा बी अपॉन एच होगा ना, हर हाल में क्या होगा बच्चों, बी अपॉन एच ही होगा। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, कॉस बीटा के अपॉन √3 के, क्योंकि बी का वैल्यू भी हर का क्या है, ए बी सी सेम ही है ना, तो बी का वैल्यू भी क्या होगा। तो उसी तरह से सी का वैल्यू भी क्या हो जाएगा बच्चों, उसी तरह से आप सी का वैल्यू निकालते हैं, एक सेकंड के लिए, कॉस सी भी डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, सी वेक्टर डिवाइड बाई
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यानी कॉस सी अब क्या लिख सकते हैं, कॉस सी नहीं कॉस गामा ना, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा, हाँ तो कॉस गामा क्या हो जाएगा के अपॉन रूट 3 के। अब बताओ बच्चों, के से के कैंसिल, के से के कैंसिल और के से के कैंसिल, सभी में 1/√3 1/√3 1/√3 है RHS में, सब RHS में क्या 1/√3 1/√3 1/√3, तो सभी RHS में अगर 1/√3 है तो RHS सेम तो LHS भी सेम। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 से, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 से हमारा क्या हो जाएगा, कॉस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा इजकल टू कॉस गामा, यानी कि कॉस कैंसिल यानी कि अल्फा बीटा गामा हो गया, इक्वल इंक्लाइंड हो गया। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आपको क्या करना था, सिर्फ और सिर्फ आपको ये पहले ध्यान देना था कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर को कांस्टेंट मान ली कि मैग्नीट्यूड सेम है, और ये हमारा डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया। अब हमें निकालना है अल्फा बीटा इंटू गामा, क्योंकि इक्वल इंक्लाइंड है, यानी अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा निकालना है। तो हम कुछ नहीं किए, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिए, तो ये प्रोडक्ट में आ गया, प्रोडक्ट में आ गया तो इसको ये लिखे, वो भाई साहब खान खत्म, तो 0 हो गया। इसका मतलब ये के था, ये के था, ये के था, तो के स्क्वायर 3k। अब इसके बाद हम पार्टिकुलरली कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा निकालें और आपका आंसर सेम आ गया। कहानी क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो काफ़ी इजी है ना। हालांकि इस क्वेश्चन को कल ही हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए थे बनाने के लिए, बहुत बच्चे से बन गया था, बहुत बच्चे से नहीं बना था, इसलिए इसको कंसिडर किए हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं, द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर गिवन बाई, डायगोनल दिया है पैरेललोग्राम का 3i कैप 4j कैप माइनस k कैप एंड b है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप। तो प्रूव करना है इट इज ए रोम्बस, फाइंड इट साइड एंड एंगल। इसको प्रूव करना है कि रोम्बस है और इसका साइड भी निकालना और एंगल भी निकालना बच्चों। तो सबसे पहला बात, ये हमारा रोम्बस कब होगा, कोई भी पैरेललोग्राम रोम्बस कब होता है, तो कोई भी पैरेललोग्राम रोम्बस तब होता है जब कोई भी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करे। क्या करे बच्चों, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, यानी कि अ पैरेललोग्राम इज कॉल्ड rhombus if its diagonal is perpendicular bisector, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये हमारा क्या हो जाता है, रोम्बस हो जाता है। तो बाइसेक्टर तो चलो बच्चों पहले से ही रहता है, पैरेललोग्राम में तो डायगोनल तो बाइसेक्ट करेगा ही करेगा। आपको सिर्फ क्या प्रूव कर देना है, परपेंडिकुलर। क्या प्रूव कर देना बच्चों, परपेंडिकुलर, यानी कि अगर दोनों का दोनों, ये दोनों वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर हो गए, क्योंकि डायगोनल दिया हुआ है, अगर डायगोनल दे दिया यानी कि दोनों को परपेंडिकुलर प्रूव कर देते हैं, तो ये आपका आराम से रोम्बस प्रूफ हो गया। तो परपेंडिकुलर प्रूव करने का मतलब बच्चों डॉट प्रोडक्ट 0, परपेंडिकुलर प्रूफ करने का मतलब क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट 0, यानी कि इसका अगर हम प्रोडक्ट करते हैं और डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है, और जब परपेंडिकुलर है तो रोम्बस है, परपेंडिकुलर है तो क्या है बच्चों, रोम्बस है। तो क्या है हमारे पास, हमारे पास है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, डायरेक्ट कीजिए। ए वेक्टर क्या था, 3i कैप 4j कैप माइनस k कैप, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2i कैप से 3j कैप से 6k कैप से। ए डॉट बी किए हम, क्या किए बच्चों, ए डॉट बी हम जानते हैं आई जे जे और के साथ मल्टीप्लाई होगा 12, सॉरी 3 2 6 ना होगा, 6 माइनस 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 12 माइनस माइनस प्लस 6, ये हो गया आपके पास, है ना। यूनिट वेक्टर खत्म हो गया, तो आपके पास आ गया 6 + 6 12। अच्छा ये तो आएंगे ना आपको बच्चों, 0 आ गया, यानी ए, देखो बात कॉन्सेप्ट समझो, ए का मैग्नीट्यूड 0 है, पहले चेक कर लेते हैं। ए वेक्टर और डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू 0 है, ध्यान रखिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू 0 है। इसका मतलब आइदर ए वेक्टर 0 या बी वेक्टर 0, अगर इन दोनों में 0 नहीं आता है तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ये होता है कंडीशन। तो हम यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, हम यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं कि सर ए और बी दोनों डॉट प्रोडक्ट है और 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों परपेंडिकुलर, नहीं, ऐसा गलती कभी मत कीजिएगा बच्चों। हम जल्दी चेक कर लेते हैं ए का मॉडुलस और बी का मॉडुलस, क्योंकि अगर ए का भी मॉडुलस 0 होगा तो आपका 0 वहाँ से आ सकता था। तो चेक करो यहाँ पे ए मॉडुलस कितना है, ए प्रोडक्ट बी प्रोडक्ट cos थीटा इक्वल टू हमारे पास 0, इसको इस तरह से लिखते हैं। तो ए का मॉडुलस हमारे पास कितना है, अगर ए का मॉडुलस निकालें 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 9 25 √26, ठीक है। और बी का मॉडुलस ये हो गया आपके पास 36 36 9 45 45 4 49,
तो मॉडुलस से 0 नहीं आ रहा बच्चों। इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि अगर ए मॉडुलस, या फिर इसको डायरेक्ट लिखो ना, ए इज नॉट इक्वल टू 0, बी इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ए भी 0 के बराबर नहीं, बी भी 0 के बराबर नहीं, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? 90 डिग्री हो गया। अगर प्रोडक्ट आपका 0 आ रहा है, ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस cos थीटा इज इक्वल टू 0 आ रहा है, या तो ये 0 या तो ये 0 या तो ये 0, तो ये दोनों हमारे पास 0 नहीं है। दिस इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि मतलब cos थीटा इज इक्वल टू 0 है ना। तो cos थीटा 0 का मतलब कह रहे हैं क्या कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर cos थीटा 0 आ गया तो इसको हम क्या कर सकते हैं? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है ना। तो थीटा इज इक्वल टू जब 90 डिग्री आ गया तो हम बोल सकते हैं सो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है ना, हेंस इट इज ए रोम्बस। ये हमारा क्या हो गया बच्चों? रोम्बस हो गया। पहले तो प्रूफ हो गया आसानी से कि हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू 0। हालांकि यहाँ पे एक लाइन और लिखा है, कहीं पे भी स्पेस है तो इसको एक लाइन यहाँ पे लिख ही देते हैं, हम ऐसे लिख देते हैं, एकदम ध्यान देखिए। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं ए इज नॉट इक्वल टू 0, बी इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ पे बच गया सिर्फ cos थीटा इज इक्वल टू 0, यही कंडीशन होगा, यानी कि थीटा इक्वल 90 डिग्री। तो हो गया। सो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हेंस इट इज ए रोम्बस। दे आर कहने का मतलब वेक्टर परपेंडिकुलर आपस में। अच्छा, अब आपको इसका साइड भी निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? साइड। तो चलिए ना फिगर बना लेते हैं, वेट क्यों कर रहे थे, ठीक है। ये है आपका ए वेक्टर, ये है आपका बी वेक्टर। रोम्बस अगर हो गया यानी पैरेललोग्राम भी है तो भी कंडीशन अप्लाई होगा। अगर पैरेललोग्राम है इसका मतलब है कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि जितना मॉडुलस इसका है, जिसका मैग्नीट्यूड इसका है, उसका आधा ये होगा, है ना। तो अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें ए बी सी डी और बी डी को हम ले रहे हैं ए वेक्टर, यानी ये हमारा क्या हो गया? ए वेक्टर, और ए सी को ले रहे हैं हम बी वेक्टर। तो इसको अगर हम बी ओ सपोज करते हैं तो ओ डी आपके पास क्या आ जाएगा? वो यहाँ पे लिख लो ओ डी आपके पास क्या हो जाएगा? ए वेक्टर बाई 2 आधा होता है ना। अगर बी डी आपके पास क्या हो गया कि बी डी हो गया ए वेक्टर, तो बी डी का जो मैग्नीट्यूड होगा क्या होगा? ये ए का मैग्नीट्यूड होगा। तो बी डी का मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड के बराबर हो गया। बी डी का जो वैल्यू होगा वो ए के मैग्नीट्यूड। तो बी डी हो गया तो ओ डी कितना होगा? तो ओ डी हम जानते हैं कि सर बी डी का आधा होता है। ओ डी का होता है बी डी का आधा। तो बी डी क्या है? तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसका आधा। अच्छा, इसी तरह से अगर ओ सी का बात कर लें हम, इसका आधा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी भी हम जाने कि ये परपेंडिकुलर है इस तरह से, यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर। आपको साइड ही चाहिए ना, आपको चाहिए बेसिकली साइड। तो साइड इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं? डी सी स्क्वायर इक्वल टू ओ डी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। डी सी स्क्वायर, ओ डी क्या है बच्चों? ओ डी आपका ये है ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो क्या साइड में निकल जाएगा आप? ए का वैल्यू कितना है? रूट अंडर ए का, हाँ 26 दिया हुआ है। तो 26 का स्क्वायर 26, 46/4, और बी का कितना है? 49 है ना। तो 49/4 अंडर रूट करेंगे तो 75 को अगर डायरेक्ट लिख सकते हो तो 5√3। ये हो गया यूनिट, जो भी लिख लीजिए, साइड लिख लीजिए। क्या बच्चों? इसके बच्चों अगर हम एंगल की बात करें तो एंगल भी इसका बहुत आसानी से निकल जाएगा, है ना। तो एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कौन सा मेथड अपनाएंगे? तो एंगल निकालने के लिए करते हैं काम, एक ट्रायंगल का मेथड अपना लेते हैं। जो ट्रायंगल था याद करो, अगर इस तरह से आपको ट्रायंगल दिया हुआ रहता है ए बी सी, तो cos इक्वल टू क्या होता है? cos इक्वल टू होता है, इसको मान लो a, इसको मान लो b, इसको मान लो c। तो cos इक्वल टू होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू बी सी, है ना। यानी कि इसका अगर एंगल निकालना है तो cos एंगल इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर डिवाइड बाई b इंटू सी। डिवाइड बाई क्या होता है बच्चों? b इंटू सी। तो यहाँ से आप सब निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे आप cos d सपोज कर लेते हैं, देख लीजिए हम यहाँ पे सिर्फ हिंट देते हैं। यहाँ पे आपको कहाँ पे लिख दें? यहीं पे लिख देते हैं, है ना। सो इट इज रोम्बस तो होंगे, है ना, यहाँ पे लिख लीजिएगा। अगर आपको हम सिर्फ वहाँ से हिंट दें तो cos d इक्वल टू आपके पास हो जाएगा DC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू AD इंटू DC। अब आप सबको वैल्यू पता है, DC का वैल्यू पता है बच्चों, AD का वैल्यू पता है ना, AC का भी वैल्यू पता है आपको, AC का स्क्वायर आपको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर आप निकालना चाहो तो डायरेक्ट निकाल भी सकते हैं। AC का स्क्वायर पता है, उसके बाद क्या 2 इंटू AD इंटू DC। तो cot D अगर आपको निकालना है
तो सबसे पहले बताओ डीसी, डीसी कितना, डीसी का स्क्वायर होगा 49√175 डिवाइड बाई कितना है 4, और ये भी आपका क्या आएगा √175, √175 कहाँ, ये तो डीसी का स्क्वायर पूछ रहा है ना, तो इसका स्क्वायर क्या जाएगा 75 प्लस 4, और ये भी 75 प्लस 4, क्योंकि डीसी और एडी दोनों सेम है, डीसी और एडी दोनों क्या है बच्चों सेम है। एसी, एसी क्या था, एसी आपका ए वेक्टर, ए वेक्टर एसी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ए है ना, हाँ तो 26, तो 26 सिर्फ 26 हो जाएगा यहाँ पे, एसी का स्क्वायर कंसीडर करने क्या होगा सिर्फ 26 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 2 इंटू एडी इंटू डीसी, तो एडी आपके पास √75 डिवाइड बाई 2 √75 डिवाइड बाई 2, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, इसको सॉल्व कर लीजिएगा ना, सॉल्व कर लीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा शायद 23/75, कितना आ जाएगा बच्चों 23/75, तो जो एंगल डी होगा वो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 23/75 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करना बहुत इजी है ना, तो सॉल्व कर लीजिएगा तो आपके पास क्या आएगा 23 क्या आ जाएगा बच्चों 75 आ जाएगा, तो डी एंगल का वैल्यू हो गया 23/75, तो डी और बी का तो सेम ही रहेगा, डी और बी का आपका एंगल का वैल्यू तो सेम रहेगा है ना, वो तो चेंज नहीं ना होगा, यानी एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होता है, ठीक है, एंगल डी और एंगल बी निकल गया, तो ए और सी क्या होगा बच्चों, ए और सी क्या होगा, चूंकि ये पैरेललोग्राम या रोम्बस जो भी है तो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, तो इसका समथिंग होगा, तो सी का क्या हो जाएगा पाई माइनस समथिंग, 180 माइनस समथिंग, तो ये लिख सकते हो यहाँ पे पाई माइनस कॉस इनवर्स 23/75। तो चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कांस्टेंट फोर्स। अच्छा बच्चों फोर्स वाला क्वेश्चन आ गया, तो बताओ एक बात ये भी जान लो कि ये डॉट प्रोडक्ट का एक एप्लीकेशन है कि फोर्स निकालना, यानी कि फिजिक्स में जो आप पढ़े थे कि फोर्स निकालना कैसे निकालते हैं, तो फोर्स क्या होता है बच्चों तुम ध्यान रख लो, अगर डब्ल्यू निकालना होता था तो एफ एस कॉस थीटा निकालते थे है ना, जैसे हम फोर्स देखे तो उसके बाद हम बता रहे हैं सारा कुछ कि क्लास 9 में हम लोग निकालते थे एफ एस कॉस थीटा, तो एफ एस कॉस थीटा यहाँ पे ध्यान दो, एफ एस कॉस थीटा को अगर हम एफ इंटू एस सॉरी एफ डॉट एस लिख दे तो बात तो बराबर है, यानी कि एफ वेक्टर और एस वेक्टर इसका डिस्टेंस, एफ वेक्टर और एस वेक्टर डिस्टेंस वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो एफ एस कॉस थीटा ही ना आएगा, इसका वैल्यू तो यही आएगा। एफ क्या डिनोट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, एस क्या डिनोट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस है ना, और कॉस थीटा क्या डिनोट कर रहा है बच्चों दोनों के बीच का एंगल, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे पास डॉट प्रोडक्ट का ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है कि हम फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन है ना, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सर एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, तो उसका क्वेश्चन करवाइए, तो एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन आ गया, तो चलिए अब देखते हैं क्या से क्या हुआ। कांस्टेंट फोर्स P एंड Q, अच्छा दो फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ से डायरेक्ट निकाल लेंगे हम लोग, P and Q are apply on a particle, determine the work done when the particle displaced from A with position vector this to B with position vector this, यानी यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हुआ बच्चों, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हुआ, यानी कि 2 पॉइंट डिस्प्लेस हुआ थी, तो आप ऐसे कर सकते हैं ना कि 2 पॉइंट डिस्प्लेस हुआ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक गया, तो A का पोजिशन वेक्टर क्या दिया हुआ है 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप है ना, और ये क्या दिया हुआ बच्चों यहाँ से यहाँ तक गया जो 6j कैप प्लस 6i कैप ना 6i कैप, हाँ 6i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, ठीक है। अब इसमें फोर्स अप्लाई किया गया, इस पे क्या अप्लाई किया गया बच्चों फोर्स अप्लाई किया, दो फोर्स अप्लाई किया गया, तो पूछा इसका कितना वर्क डन होगा, क्या पूछ रहा है बच्चों कितना वर्क डन होगा, तो सबसे पहले इसका डिस्टेंस हम लोग निकाल लें, यानी डिस्टेंस यानी कहने का मतलब क्या हो गया वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट, क्या हो गया बच्चों वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट, इसको मान लेते हैं हम एस वेक्टर सपोज कर लेंगे, क्या सपोज कर लेंगे बच्चों एस वेक्टर सपोज कर लेंगे, तो एस क्यों एस वेक्टर सपोज करें क्योंकि हमको ये पता है अब एफ एस कॉस थीटा और ये हमारे पास हो गया एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, तो एस वेक्टर को निकालते हैं बच्चों, तो एस वेक्टर आपके पास क्या हो जाएगा ए बी है ना, ए से बी वेक्टर यानी ए से बी वेक्टर यानी वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट हो गया बच्चों। अब वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट था तो क्या था कॉन्सेप्ट कि बी से ए को सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है बच्चों बी से ए को सब्ट्रैक्ट करना, तो बी से ए को सब्ट्रैक्ट कीजिए, सारे कंपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कीजिए, बी क्या है बी 6 में से 4 गया 2i कैप 4j कैप माइनस 5k कैप है ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अच्छा फोर्स का भी निकाल लेते हैं, फोर्स क्या दिया हुआ बच्चों फोर्स दिया हुआ है आपके पास p वेक्टर प्लस q वेक्टर है, 2 फोर्स लग रहा है इसमें, फोर्स क्या है p वेक्टर प्लस q वेक्टर है, दोनों को ऐड करते हैं
तो क्या आ जाएगा हमारे पास, फोर्स हो जाएगा। अच्छा लिख लेते लो 1 सेकंड के लिए। आप लोग क्वेश्चन वगैरह में जब बनाओगे बच्चों, बोर्ड वगैरह में बनाओगे तो सारा कुछ लिख कर बनाइएगा। हम बहुत सारा चीज़ नहीं लिख रहे हैं, आपको सारा कुछ मेंशन करके बनाना है, ठीक है। हाँ तो क्या आ गया बच्चों यहाँ पे, आई कैप है ना, -5 + 2 -3j कैप +5 आई कैप, के कैप सॉरी ना, यानी आई कैप -3j कैप है ना +5k कैप। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो F निकल गया, S निकल गया। W इक्वल टू क्या होता है बच्चों, F डॉट S, W इक्वल टू F डॉट S यानी Fs cos थीटा। F का वैल्यू ये I -3j + 5k है ना, k यहाँ पे I है ना, क्या लिख दिए हम, I वेक्टर -3j वेक्टर। हाँ चले ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2i कैप 4j कैप -5k कैप है ना। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, i इंटू आई 2 -3 + 4 -12 5 5 25, लो ये तो हो गया ज़्यादा, कितना हो गया 25 और 12 हो गया 37, 37 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा 35। कितना बचेगा बच्चों यहाँ पे 35 यूनिट्स। माइनस में 35 यूनिट बच्चों, माइनस में, फोर्स निगेटिव में हो सकता है ना, जैसे एक्सेलरेशन हमारा निगेटिव में होता है ना, तो तरह फोर्स हमारा क्या बच्चों निगेटिव में हो सकता है। तो -35 यूनिट आ गया। यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझने में किसी कोई खास दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आपका वर्क पता चल गया होगा आपको कि सारा वीडियो क्वेश्चन को बनाना है, और जो भी डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है सबको सॉल्व करना है। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे।